हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं एक वीडियो बनाया था जो कि वायरल सेट पेपर का बनाया था, सामाजिक विज्ञान का। मैं बताया था कि इसी प्रकार आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा। उस वीडियो पे काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट था कि सर इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। मैं जैसा कि उस वीडियो में भी बताया था, हर एक वीडियो का आप सॉल्यूशन करा दीजिए। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा जो कि उस वीडियो में आपको नहीं कराया था। और उस वीडियो का भी मैं मतलब कि ये जो लगाया हूँ फोटो आप देख सकते हैं, बोर्ड से चुरा लाया पेपर 2023 सामाजिक ज्ञान, ऐसा आएगा पेपर, जल्दी देख लो। यह जो है इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ दोस्तों, वहां से जाकर आप हर एक बहुविकल्पी प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर एक बहुविकल्पी प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप शायद स्किप करते हैं वीडियो को तो बहुत पछताएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, देख सकते हैं वर्णनात्मक फर्स्ट में आपको उत्तर जो देना है 80 शब्दों में देना है लगभग। पर मैं हर एक उत्तर मतलब हर एक का सॉल्यूशन जो लिख कर लाया हूँ बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख कर लाया हूँ, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, कि आप वीडियो देखते देखते ही समझ जाए कि उत्तर में आपको लिखना क्या है। आपको ज़्यादा लिख कर दे दूंगा आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, इसलिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख कर लाया हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में। आप इसको केवल देखते देखते समझते समझते आप चाहेंगे तो उसको 80 शब्दों में आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न 4 नंबर का है, इसका 80 शब्दों में उत्तर देना है। और अथवा करके भी एक प्रश्न दिया है, उसका भी सॉल्यूशन कराऊंगा और इसका भी। तो दिया है, हमसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। मतलब कि पूछ रहा है कि प्रथम युद्ध के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जो महामंदी हुई थी उससे क्या, उसके क्या क्या कारण थे, उस महामंदी होने के क्या क्या कारण थे। दोस्तों पहला कारण क्या था, आप देख सकते हैं, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। क्लियर ना? पहला कारण तो यही था, महामंदी के कारणों में पहला कारण तो यही था। क्या था पहला कारण, दोबारा पुनः देख लीजिए आप। पहला कारण था हमारा कि युद्ध युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। और दूसरा है, कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। मतलब कि कृषि से संबंधित जो अति उत्पादन था, मतलब कृषि का जो अति उत्पादन था वह भी महामंदी के कारणों में एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायी घटक था। क्लियर है ना? तो आइए अब अथवा वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अथवा वाला प्रश्न क्या था हमारा। अथवा वाला प्रश्न था यह भी 4 नंबर का, या तो आप उसको करिए या तो इसके करिए। यह भी देख सकते हैं, यह है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। मतलब कि 1928 से लेकर 1934 के मध्य जो महामंदी हुई थी उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, यह पूछ रहा है आपसे। तो क्या प्रभाव पड़ा था आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख कर लाया हूँ। क्या प्रभाव पड़ा था, महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित कर 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आधा रह गया। मतलब कि जब महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया 1928 से 1934 के बीच, तो उस समय आयात निर्यात घट गया था, घटकर एकदम आधा हो गया था भारत का। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने से भारत में गेहूं के भाव भी 50% कम हो गए, 50% कम हो गए। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमत कम होने लगी तो भारत में गेहूं की भाव भी, मतलब गेहूं की कीमत भी कम हो गई। कितनी परसेंट कम हुई? 50% कम हुई। यह आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया था कि महामंदी के दौरान भारत में गेहूं का भाव कितना कम हो गया था, तो 50% कम हो गया था। इसको भी आप लर्न कर लीजिए। क्लियर ना फ्रेंड्स? और तीसरा क्या था उसको देख लीजिए। तीसरा था, कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से गिरने के बावजूद किसानों और काश्तकारों को सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार किया। मतलब कि उनसे वसूली एकदम लगातार सरकार लेती रही और उन्हें छूट 1% की नहीं दी, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत हो गया। क्लियर ना? यही प्रभाव पड़ा था 1928 से लेकर 1934 के बीच महामंदी का। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्ता की साझेदारी। क्या था? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन से मतलब इस कथन की विवेचना करनी, इस कथन की व्याख्या करनी है कि जो सत्ता की साझेदारी होती है वो लोकतंत्र की आत्मा किस प्रकार है, यह आपको बताना है।
यह भी दोस्तों 4 मार्क्स का है। अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया, उसका भी सॉल्यूशन कराऊंगा, इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किस प्रकार बताऊं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं, और हर एक प्रश्न को अगर आप लर्न करके बोर्ड एग्जाम जाते हैं तो आपको 95% लाने से फ्रेंड्स मेरी 100% गारंटी कोई भी नहीं रोक सकता। आपका 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा तो आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देख सकते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की व्याख्या करनी है हम लोगों को। तो सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, और ये लोग इसी क्या लिखा है, इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। मतलब कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, यह बात वास्तव में सही है, यह बात वास्तव में सही है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे का पालन करते हैं। क्लियर है ना दोस्तों। इस आंसर को आप बहुत अच्छी तरीके से मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, चाहे समझना तो। क्लियर है ना। अगला प्रश्न अथवा करके क्या था उसको देख लीजिए। अगला अथवा करके प्रश्न था हमारा कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। मतलब कि इसका भी आपको व्याख्या करना है कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की व्याख्या करनी है। दोस्तों जाति और राजनीति में संबंध, मतलब कि आपको रिलेशन बताना है जाति और राजनीति में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है दोस्तों, देख सकते हैं आप क्या संबंध है जाति और राजनीति में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने से भारतीय समाज में स्थापित जाति प्रथा ने मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया, और जाति की राजनीति में भूमिका से जाति एक महत्वपूर्ण व प्रभावकारी तत्व बनती चली गई। इस प्रकार वयस्क मताधिकार लागू होने के पश्चात जाति एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। क्लियर ना। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति किस प्रकार सही है, इसको एक बार आप पुनः देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यह। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने से भारतीय समाज में स्थापित जाति प्रथा ने मतदान में, दोस्तों जब आप वोटिंग करने जाते हैं उसी को मतदान कहते हैं, मतदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया। क्लियर ना। और जाति की राजनीति में भूमिका से जाति एक महत्वपूर्ण व प्रभावकारी तत्व बनती चली गई। इस प्रकार वयस्क मताधिकार लागू करने के पश्चात जाति एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। जैसा कि आज की डेट में भी आप सब देख सकते हैं, जाति वाले, कोई यादव है तो वो सपा का सपोर्ट कर रहा है, कोई पंडित है, ब्राह्मण है, ठाकुर है तो वो भाजपा का सपोर्ट कर रहा है। आज भी जाति को लेकर जाति में राजनीति और राजनीति में जाति हो रहा है। आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसको देख सकते हैं। यह भी दोस्तों 4 नंबर का है। तीसरा वाला हमारा प्रश्न देख सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के प्रक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। मतलब कि आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है और ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा और पर्यावरण के मध्य एक बेहतर तालमेल एवं सहयोग विकसित किया जाए। क्लियर है ना दोस्तों। वास्तव में आवश्यकता इसी बात की है दोस्तों कि ऊर्जा जो है हमारी, ऊर्जा और पर्यावरण मतलब कि एनर्जी और हमारा नेचर के रिलेशन में, मतलब के मध्य अगर बेहतर तालमेल एवं सहयोग विकसित किया जाए तो ऊर्जा के उपयोग में कुशलता बढ़ाकर इसके संपूर्ण सामाजिक उपभोग को कम किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, कम किया जा सकता है, जिससे इसके दुष्प्रभाव भी कम होंगे। जब इसके दुष्प्रभाव कम होंगे दोस्तों तो कई औद्योगिक देशों में 1970 के तेल संकट के समय ऊर्जा के उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। जैसा कि आप जान रहे हैं, अब इतिहास से रिलेटेड भी है दोस्तों कि वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा और पर्यावरण के मध्य अगर बेहतर तालमेल एवं सहयोग विकसित किया जाए तो ऊर्जा के उपयोग में कुशलता बढ़ाकर इसके संपूर्ण सामाजिक उपभोग को कम किया जा सकता है, जिससे दोस्तों जिससे इसके दुष्प्रभाव भी कम होंगे। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू में आप देख सकते हैं, कई औद्योगिक देशों में 1970 के तेल संकट के समय ऊर्जा के उपयोग में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। क्लियर ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अथवा करके यह भी है, उसी में अथवा करके आया होगा। 4 नंबर का प्रश्न है हमारा
यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। जितना मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय कम है। आपको हर एक लेक्चर को पूरा अंत तक देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। अगर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप लेक्चर देखते देखते ही हर एक टर्म्स को याद कर लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। तो क्या है, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। मतलब कि आपको कारण सहित उत्तर बताना है कि जो परिवहन तथा संचार के साधन होते हैं वो किसी भी देश के जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं और अर्थशास्त्र क्यों कहे जाते हैं। क्लियर ना? तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं परिवहन बहुत ही जरूरी है आजकल के समय में, वो इसलिए उसको जीवन रेखा कहते हैं। उसको आप आंसर के रूप में किस प्रकार लिखेंगे आप देख सकते हैं। परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, यह हमारा प्रश्न है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा कहे जाते हैं क्योंकि देश में लोगों को तकनीकी आदि का प्रवाह इन्हीं पर निर्भर करता है। क्लियर ना? जो भी तकनीकी होती है दोस्तों वो पूरा डिपेंडेंट होती है परिवहन और संचार पे। अगर आज के डेट में परिवहन ना हो, संचार ना हो तो किसी का भी एक्सीडेंट हो जा रहा है उसके घर तक सूचना ही नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए दोस्तों परिवहन और संचार बहुत ही इंपॉर्टेंट है तकनीकी के क्षेत्र में। क्लियर ना? तकनीकी और आदि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह सब किस पे निर्भर करती है दोस्तों? यह तकनीकी जो है, तकनीकी हुआ कोई भी, मतलब कि आज के डेट में परिवहन और संचार पे काफ़ी चीज़ निर्भर करती हैं। माल और वस्तुओं को परिवहन के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना कठिन है। इसको भी आप लिख सकते हैं जैसा कि मैं लिखा ही हूँ। क्लियर ना दोस्तों? इसी प्रकार आपको 80 शब्दों में बना बना कर लिखना है। बस आपको मैं एक हिंट देता चला जा रहा हूँ दोस्तों, और वो हिंट में पूरा टोटली उसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि इसमें पूछा क्या है, उसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न चौथा है जो कि है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। मतलब आपको बताना है दोस्तों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किस प्रकार का मतलब अपने लिए व्यवस्था करती हैं वो। तो किस प्रकार की व्यवस्था करती हैं देख सकते हैं दोस्तों। पहला जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं। क्या स्थापित करती हैं दोस्तों? दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या स्थापित करती हैं? दूसरे देशों में इकाई स्थापित करती हैं, उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं। क्लियर है ना? विशेष रूप से जहां पर बाजार नजदीक हो और कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम श्रम मतलब कार्य करने वाले आदि उपलब्ध हों। और दूसरा दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। क्लियर है ना दोस्तों? किस प्रकार वो अपने सुविधा के लिए, अपने प्रबंधन के लिए क्या क्या करती हैं? वो उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं। और दोस्तों विशेष रूप से वो वहीं बाजार के नज़दीक वहीं पे अपना कंपनियां बनाती हैं जहाँ पे उन्हें श्रमिक मिलते हैं, मतलब कार्य करने वाले मिलते हैं, वो भी सस्ते दाम पर। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि उनका भी मुनाफा हो सके। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अथवा करके जो है, अथवा करके है प्रश्न कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। मतलब अच्छे बाजार क्या होते हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बताना है। दोस्तों बाजार के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। एक क्षेत्र वह संपन्न क्षेत्र जिसमें वस्तु के क्रेता व विक्रेता क्रय विक्रय करते हैं। मतलब कि दोस्तों बाजार दोस्तों जो होता है ना, यह बाजार एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों जहाँ पे समस्त क्षेत्र जिसमें किसी वस्तु के क्रेता मतलब खरीदने वाले, विक्रेता बेचने वाले, क्लियर है ना दोस्तों, क्रय विक्रय करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं अपना। बाजार वही है जहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और क्रय विक्रय करते हैं क्रेता विक्रेता के रूप में। और दोस्तों इसके लक्षणों को आपको बताना है, तो इसका लक्षण क्या क्या है देख सकते हैं दोस्तों। वस्तु की विस्तृत मांग, वस्तु की पर्याप्त पूर्ति, वस्तु का टिकाऊपन, वहनीयता। अगर वस्तु की विस्तृत मांग मतलब कि वस्तु आपका कितना अच्छा है, उसकी कितनी मांग हो रही है, इस हिसाब से बाजार चलता है। वस्तु की पर्याप्त पूर्ति, आपके मार्केट में वह वस्तु उपलब्ध है पूरे प्रकार से कि नहीं, दूसरे टॉपिक से यह क्लियर हो रहा है। वस्तु का टिकाऊपन, आप जो सामान आप बेच रहे हैं बाजार में वह कितना टिकाऊपन है, कितनी देर तक चल रहा है। वहनीयता, वस्तुओं को ग्रेड या नमूनों में बांटने की सुविधा, वस्तु का स्थानापन्न न होना, वस्तु का विशेष उपयोग एवं फैशन। क्लियर दोस्तों? बाजार आज की डेट में दोस्तों बाजार जो है वो केवल फैशन पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों। जिसके बाजार में फैशन है दोस्तों उसका बाजार मतलब कि सबसे अच्छा बाजार है, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। बस यही सबको आपको दोस्तों बनाकर लिख देना है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देख सकते हैं, पांचवा वाला प्रश्न हमारा,
यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, यह आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा दोस्तों, पता नहीं किसके सेट में आ जाए दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसके उत्तर को तो जरूर देखिएगा दोस्तों, भले किसी उत्तर को देखिए या ना देखिए दोस्तों, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है ना, इसके बारे में और डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, मतलब जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए थे उसके क्या कारण थे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, मतलब इसे उन्होंने क्यों बंद कर दिया, जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे उसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, क्यों बंद कर दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख कर लाया दोस्तों, आप देख सकते हैं। अंग्रेज हुकूमतों यहाँ पे होगा, हुकूमतों की बढ़ती ज़्यादातरियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी थोड़ा मात्रा में दिक्कत होगा आप उसको बना लीजिएगा। यहाँ पे हुकूमतों होगा, आप हुकूमतों कर लीजिएगा कि अंग्रेज की हुकूमतों की बढ़ती बढ़ती ज़्यादत्ता या लिख दीजिएगा का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। क्लियर दोस्तों। आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक हड़ताल पर चले गए। श्रमिक से क्लियर दोस्तों, काम करने वाले श्रमिक हड़ताल पर चले गए। यह ऐसा कब हुआ दोस्तों, जब महात्मा गांधी ने 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो उस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया और वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया और श्रमिक ने हड़ताल मचा दिया अपने कस्बों में। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों भारत में विदेशी उपनिवेश को खत्म करने के लिए बापू ने देश में, बापू मतलब कि गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन छेड़ दिए। जैसा कि आप समझ चुके हैं कि क्यों छोड़े थे, वो उपनिवेश को खत्म करने के लिए असहयोग आंदोलन छेड़े थे। लेकिन दोस्तों गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड ने महात्मा गांधी को झकझोर दिया, मतलब उनको एकदम हार्ट पे लग गया दोस्तों, दिल पे उनके लग गया। जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था उससे वो काफ़ी निराश हो गए दोस्तों, उनको वो झकझोर दिया हत्याकांड, वो विचलित हो गए, हिंसा की वजह से दिशाहीनता की ओर जाने लगे। आंदोलन से भारतीयों को बचाने के लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्लियर दोस्तों। यह आंदोलन एक विनाशकारी आंदोलन बनने वाला था, इसलिए दोस्तों महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया और इसे स्थगित कर दिया। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझा दिया हूँ आप लोगों को। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, देख सकते हैं दोस्तों। या अथवा करके आएगा दोस्तों, या तो आप उसको किएंगे असहयोग आंदोलन वाला, या तो इसको करेंगे। यह भी गांधी जी के ही चैप्टर से रिलेटेड है, यह वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह वाला भी है क्वेश्चन। क्या है यह क्वेश्चन दोस्तों, देख सकते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, आपसे पूछ रहा है सत्याग्रह क्या है। तो सत्याग्रह क्या है दोस्तों बताइए। सत्याग्रह एक विचार, सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। क्लियर ना। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, मतलब दोस्तों सत्य के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ, किसके खिलाफ दोस्तों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सत्याग्रह का अर्थ है। क्लियर ना। सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, मतलब सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या क्या विचार थे, आप उसको डिटेल में अच्छी प्रकाश लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 6 नंबर का आपको आएगा। अगर आप इसको अच्छी प्रकाश करते हैं तो आपको 6 नंबर मिलेगा। क्लियर ना। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकाश लिखिएगा। मैं शॉर्ट में आपको दिखा दे रहा हूँ कि उनके क्या विचार थे महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा काले लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का विरोध किया। हम बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे, यह उनके विरोध का सिद्धांत था। मतलब वो बिना हिंसा की, मतलब कि वो बिना लड़ाई झगड़ा किए ही उनका अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे अपने इस सत्याग्रह आंदोलन से। किस आंदोलन से दोस्तों, अपने इस सत्याग्रह आंदोलन से वह बिना उनसे झगड़ा किए, उनसे लड़ाई किए उनका विरोध कर रहे थे। किसके लिए विरोध कर रहे थे दोस्तों, इस रंग प्रथा के कारण, जो कि आज भी हमारे देश में दोस्तों प्रचलित है। इसको खत्म करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। तो लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको यह बताना है। और यह पूछा गया है कि इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि लोकतांत्रिक सुधार किस प्रकार किया जा सके, उसके लिए 4 कदम क्या क्या होंगे वो आपको बताना है। दोस्तों लोकतांत्रिक सुधार क्या है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक सुधार क्या है, तो देख सकते हैं दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होता है कि इसमें अपनी कमजोरियों को सुधारने की क्षमता है। क्या है इसमें दोस्तों, इसमें अपने कमजोरियों को सुधारने की क्षमता है।
लोकतांत्रिक शासन की चुनौतियों को लोकतांत्रिक सुधार द्वारा डटकर सामना किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, कि लोकतांत्रिक शासन चुनौतियों को लोकतांत्रिक सुधार द्वारा डटकर सामना किया जा सकता है। अगर लोकतांत्रिक सुधार ना हो तो डटकर सामना नहीं किया जा सकता, काफी लोग पिछड़ जाएंगे अगर लोकतांत्रिक सुधार ना हो तो। प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं। क्लियर दोस्तों, मतलब कि हर एक लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है दोस्तों, सबकी अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं और उसमें अलग अलग लोकतांत्रिक सुधारों की भी आवश्यकता है। लोकतांत्रिक सुधार के द्वारा लोकतंत्र की चुनौतियां या कमजोरियां को दूर किया जा सकता है दोस्तों। लोकतंत्र की कमजोरियों को भी दूर किया जा सकता है दोस्तों। उसको सुधारने के लिए कौन कौन से 4 कदम उसको भी देख सकते हो दोस्तों। क्या है वो चार कदम हमारे? पहला है, लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फार्मूलों से लागू किया जा सकता है। दूसरा है, लोकतांत्रिक सुधारों को प्रशासनिक तंत्र द्वारा लागू किया जा सकता है। और तीसरा है, लोकतांत्रिक सुधार को योजना आयोग के माध्यम से लागू किया जा सकता है। क्लियर ना दोस्तों। और चौथा जो कि लास्ट कदम है हमारा, वह क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक सुधार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा लागू किया जा सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लोकतांत्रिक सुधार को भी लागू किया जा सकता है। तो है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। समय को अब थोड़ा भी बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। अगर आपको समय बर्बाद करना है तो समय को बर्बाद कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोर्ड में आपको टॉपर बनना है दोस्तों तो समय को थोड़ा भी बर्बाद मत किया, आपको टॉप करना है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर दोस्तों, आपको 95% प्लस एबव मार्क्स एबव करना है आपको। क्लियर ना? अगर आप बर्बाद करते हैं समय को तो आपको समय बर्बाद कर देगा दोस्तों, इसलिए आपको समय बर्बाद एकदम नहीं करना है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न क्या था देख सकते हैं अथवा करके, था कि वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा उसको देख लीजिए दोस्तों। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी अच्छी प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिए। क्या है यह दोस्तों? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, यही आपको जानना है। क्लियर ना? तो दोस्तों पहले यह जान लीजिए कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है, यह तो आपको क्लियर है, क्योंकि दोस्तों यह लोगों की सरकार है। लोकतंत्र जो है यह लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोकतंत्र का अर्थ भी यही होता है ना, कि लोगों द्वारा चुना जाता है और लोगों के लिए होती है और लोगों की ही सरकार होती है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, मतलब जो प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं लोग, वो अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे जिम्मेदार होगा, जिम्मेवार नहीं, आप उसको बना लीजिएगा। क्लियर है ना? और दोस्तों लोकतंत्र जो होता है वो जिम्मेदार सरकार का भी गठन करती है। लोकतंत्र अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होते हैं, इसलिए वह भी एक जिम्मेदार सरकार का गठन करती है। क्योंकि प्रत्येक प्रकार के देश में जनता सरकार का चुनाव करती है। क्लियर ना? आज मतलब कि आज की डेट में हर एक देश में जनता ही सरकार का चुनाव करती है तथा सरकार जनता तथा संसद के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार जो होती है ना दोस्तों, जनता और संसद, जो सांसद होता है हमारा और जनता जो होती है, लोग जो होते हैं, वो उनको उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं। सरकार अगर सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो मतलब कि वो लोकतांत्रिक देश नहीं है, उसको जवाब देना पड़ेगा सांसद ना और जनता के बीच में, तभी वह जवाबदेह होती है। क्लियर ना दोस्तों? साधारणतया लोकतांत्रिक सरकार जनता की आवश्यकताओं तथा उनके विचारों का ध्यान रखती है। क्लियर ना? साधारणतया मतलब कि अक्सर करके लोकतांत्रिक सरकार जनता की आवश्यकताओं तथा उनके विचारों का ध्यान रखती है। क्लियर दोस्तों? ध्यान रखती है, इसलिए लोकतंत्र एक जिम्मेदार सरकार का गठन करती है। क्लियर ना? लोकतंत्र किस प्रकार जिम्मेदार सरकार का गठन करती है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। क्योंकि लोकतंत्र अपने कर्तव्य से बंधा होता है, इसलिए लोकतंत्र भी एक जिम्मेदार सरकार का गठन करता है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसको देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर का प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण से रिलेटेड। मैं बहुविकल्पी प्रश्न भी बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दिया हूँ, वहां से भी आप जाकर हर एक बहुविकल्पी प्रश्न को देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इस बार आपको सोशल साइंस में 70 में 70 दिलाएंगे दोस्तों। मेरी 100% गारंटी है, आप इस बार बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पाएंगे, सोशल साइंस में तो पाएंगे, अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं तो। मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ दोस्तों, उसमें मैं आपको 36 क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों सोशल साइंस का, और मैं यह 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, अगर इन 3600 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर नहीं फंसेंगे दोस्तों तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा दोस्तों, यह मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं जो वीडियो लाऊंगा दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यह वीडियो खैर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक वायरल सेट का क्वेश्चन करा रहा हूँ।
और जो मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ उसमें जो 36 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, 36 प्रश्न कराऊंगा, उसमें इतने इंपॉर्टेंट 3600 टॉपिक होंगे दोस्तों, 3600 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन से मेरी 100% गारंटी है करेक्टेड हो जाएंगे तो हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था दोस्तों, मैं इसी 36 प्रश्नों का खोज कर रहा था दोस्तों। अब पूरे चैप्टर को खंगाल कर मैं 36 प्रश्न लाया दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द आपको मिलेगा दोस्तों, प्रोवाइड कराऊंगा मैं 36 क्वेश्चन का वीडियो। और दोस्तों मैं 100% गारंटी, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, जो वीडियो मैं अभी डाला नहीं हूँ उसको बनाकर अपलोड करूंगा दोस्तों अपने चैनल पे, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप 70 में 70 आपका बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। क्लियर ना? तब तक इस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, यह भी एक वायरल सेट का क्वेश्चन है, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? क्या है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है कि वैश्वीकरण द्वारा कृषि पर प्रभाव पड़े थे, उसका व्याख्या करना है आपको। दोस्तों पहले जान लीजिए वैश्वीकरण क्या है, इसका अर्थ आप बता दीजिए। तो दोस्तों वैश्वीकरण से तात्पर्य विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में वित्त, इनपुट, आउटपुट, सूचना और विज्ञान की गति में वृद्धि से है। मतलब वैश्वीकरण दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, मान के चलिए यह एक देश है, यह एक देश है, अगर वैश्वीकरण ना हो दोस्तों तो इस देश से कोई खाने की सामग्री ना यहाँ पे आ पाएगी, ना इस देश से कोई खाने या पीने की सामग्री यहाँ पे आ पाएगी। क्लियर दोस्तों? जो लेन देन होता है मिला जुलाकर वैश्वीकरण एक प्रकार की लेन देन की प्रक्रिया है दोस्तों, जो कि एक देश से दूसरे देश में होती है, जो कि एक देश से आपके दूसरे देश में होती है। क्लियर दोस्तों? इसलिए वैश्वीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैश्वीकरण से तात्पर्य विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में वित्त, इनपुट, आउटपुट, सूचना और विज्ञान की गति में वृद्धि से है। क्लियर ना? वैश्वीकरण से प्राप्त लाभ कई स्थानों पर शुद्ध आय बढ़ाते हैं और गरीबी के स्तर में कमी लाते हैं। क्लियर ना? गरीबी का जो स्तर होता है, जो गरीब होते हैं काफ़ी लोग, गरीबी के स्तर में कमी आती है वैश्वीकरण के कारण ही। क्लियर दोस्तों? इसलिए वैश्वीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा। वैश्वीकरण से प्राप्त लाभ कई स्थानों पर शुद्ध आय बढ़ाते हैं और गरीबी स्तर में कमी लाते हैं। क्लियर ना? और जिससे खाद्य सुरक्षा के स्तर में वृद्धि हो सकती है। और दोस्तों क्या देख सकते हैं, क्या है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि पर वैश्वीकरण के कितने प्रभाव पड़े थे। तो दोस्तों भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव है। पहला प्रभाव क्या है हमारा, देख सकते हैं, भारतीय किसान एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहा है। क्लियर ना? और दूसरी ओर खेती की लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें हर साल महंगा बीज, उर्वरक और अन्य इनपुट खरीदना पड़ता है। क्लियर दोस्तों? इसीलिए दोस्तों भारत में भूमि क्षरण और भूजल की कमी ने खेती की लागत को और बढ़ा दी है। खेती की लागत को मतलब खेती में अब काफ़ी पैसा लगने लगता है, इसलिए काफ़ी किसान अब खेती करना छोड़ रहे हैं दोस्तों। फिर भी हमको यह नहीं छोड़ना है, अगर हम खेती करना छोड़ देंगे तो हमारा पेट किस प्रकार भरेगा, हम भोजन किस प्रकार करेंगे। क्लियर दोस्तों? इसका आंसर बहुत ही अच्छी प्रकार से मैं समझाया हूँ, एक बार पुनः देख लीजिए आप। क्या है दोस्तों इसका उत्तर? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव निम्नलिखित है। भारतीय किसान एक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मूल्य प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पा रहा है, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं दोस्तों। दूसरी ओर दोस्तों खेती की लागत में वृद्धि होती जा रही है, खेती मतलब काफ़ी महंगा होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें हर साल महंगा बीज खरीदना पड़ रहा है, उर्वरक मतलब खाद खरीदना पड़ रहा है एवं अन्य इनपुट खरीदना पड़ रहा है दोस्तों। भारत में भूमि क्षरण और भूजल की कमी ने खेती की लागत और बढ़ा दी है। क्लियर ना? तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अथवा करके हमारा प्रश्न एक और कह दिया है, देख सकते हैं। दिया है कि पूछ रहा है आपसे कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में पाए जाने वाले कौन कौन से मोटे अनाज हैं, और आपसे पूछ रहा है कि उन मोटे अनाजों की पैदावार के लिए कौन कौन सी उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उनका वर्णन करना है आपको। दोस्तों ये 6 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको इसको करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से मोटे अनाज जो कि भारत में पाए जाते हैं। तो पहला मोटा अनाज जिनमें दोस्तों ज्वार और बाजरा आते हैं। क्लियर ना? ज्वार और बाजरा भारत में उत्पन्न होते हैं, या मोटे अनाजों में से एक अनाज इनको भी माना जाता है। दूसरा लघु अनाज, जिनमें बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज जैसे कि रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावा और कुटरी आदि आते हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आपको हर एक मतलब क्या कहते हैं इसको, छोटे दाने वाले मोटे होते हैं अनाज, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ के बारे में आपको नहीं लिखना है, आपको बस 2 के बारे में लिख देना है, ज्वार और बाजरा। इतना आप अगर लिख देते तो आपको 6 नंबर पक्का मिल जाएगा, आपको 6 नंबर पक्का मिल जाएगा। क्लियर ना? तो ज्वार को उत्पन्न करने के लिए, उसके उत्पादन के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है दोस्तों, देख सकते हैं। ज्वार जो होता है हमारा
क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले तो यह जान लीजिए, क्लियर ना। जो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि होती है दोस्तों, इसके हिसाब से ज्वार जो होता है दोस्तों, यह देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। क्लियर ना। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। मतलब कि अगर बारिश ना हो तो यह फसल अच्छे से नहीं होगा, यह बारिश पर ही डिपेंड करता है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि यह सिंचाई वाले स्थान पर ज़्यादा ही किया जाता है, जहाँ पे गीला गीला भूमि होता है, जहाँ पे मतलब कि नमी होती है भूमि में, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है ज्वार की। इसलिए वहाँ पे सिंचाई की उतनी अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर ना। इसके लिए कैसी भौगोलिक स्थिति चाहिए उत्पादन के लिए ज्वार के? क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब कि देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है, जैसा कि मैं पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि यह गीले वाले स्थान पर, नमी वाले स्थान पर ही उगाया जाता है। और दोस्तों बाजरा के लिए कौन कौन सी भौगोलिक स्थितियाँ देख सकते हैं इसके उत्पादन के लिए? बाजरा के लिए ज्वार से अधिक शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्लियर ना। यह 30 से 50 सेंटीमीटर तक, क्या यहाँ पे 30 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाली बलुई भूमि में अधिक उत्पन्न होता है। मतलब कि दोस्तों जो बाजरा होता है हमारा, यह 30 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाली बलुई भूमि में अधिक उत्पादन होता है इसका। यह 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में भी बोया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह केवल 30 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाली बलुई में ही बोया जाएगा। यह 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में भी बोया जाता है दोस्तों। और अतः बिना सिंचाई व कम उपजाऊ भूमि में बिना खाद डाले ही बाजरा पैदा किया जा सकता है। मतलब बाजरे में आपको ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती है, यह कम लागत में ही, कम सिंचाई में, कम लागत में इसकी अच्छी प्रकार से खेती की जा सकती है। किसकी दोस्तों? बाजरा की। यही है इसकी भौगोलिक परिस्थिति। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो कि प्रश्न संख्या 8 है हमारा। देख सकते हैं आप, क्या है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या कथन से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। मतलब जो इसमें कथन दिया है दोस्तों आपको, उसका आंसर आपसे पूछ रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। यह कथन दोस्तों सही है कि गलत है, इसको आपको बताना है और कारण सहित बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो कथन दोस्तों, हाँ यह दोस्तों एकदम सही है। हाँ मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ, आपको यही कहना है। आपको उत्तर भी इसी प्रकार लिखना है कि हाँ मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्लियर दोस्तों, कि जो असंगठित क्षेत्र होता है दोस्तों, उसमें वास्तव में दोस्तों श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्लियर ना। पहला कारण क्या है दोस्तों, उसका देख सकते हैं। असंगठित क्षेत्र का छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ हैं जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं। क्लियर दोस्तों। इन क्षेत्रकों में सवेतन, छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। इस दोस्तों यह बहुत ही दोस्तों श्रमिकों का शोषण वाला, यह जो है शोषण वाला क्षेत्र है। क्लियर दोस्तों, यही कारण है दोस्तों। इसलिए मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ। आपको इसी प्रकार हाँ मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूँ कहकर आपको इसका आंसर देना है। क्लियर दोस्तों। तो आइए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, जो कि अथवा करके दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, अथवा करके। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि मानव विकास सूचकांक क्या है। आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो होता है वह क्या है। मानव विकास मापने, यहाँ पे मापने होगा, मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास मापने वाले कौन कौन से मूलभूत अवयव होते हैं, उनका वर्णन कीजिए। दोस्तों पहले जान लीजिए कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों मानव विकास सूचकांक, आप देख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। मतलब कि दोस्तों एक बार पूरा पढ़ लीजिए, एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है, इसका क्या क्या उपयोग सब आप समझ सकते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतों का एक समग्र आंकड़ा है। क्या है दोस्तों, ये एक समग्र आंकड़ा है। किसका किसका समग्र आंकड़ा है? जीवन प्रत्याशा और क्या है HDI, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों, मानव विकास के 4 स्तरों को श्रेणीगत करने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो 4 बताए हैं, पहला या, दूसरा या, तीसरा या और चौथा या।
क्लियर ना। इन्हीं इन्हीं चारों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है इनका। जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक होती है उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों, उसे मानव विकास सूचकांक द्वारा उच्च श्रेणी प्राप्त होता है। क्लियर ना। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं मानव विकास सूचकांक को मापने वाले। तो हम देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक को मापने वाले कौन कौन से घटक होते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं जैसा कि पहले ही बताया हूं आपको कि यह जो होता है मानव विकास सूचकांक, यह ब्याज के 4 प्रमुख क्षेत्रों से बना होता है। चारों क्षेत्रों के बारे में आप जाने हैं, अभी देखे ही हैं। स्कूली शिक्षा के वर्षों के अपेक्षित स्कूल जन्म के समय, एक मिनट रुक जाइए, इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों, फिर अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं क्या है। स्कूली शिक्षा के वर्षों के अपेक्षित स्कूल जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। यह सूचकांक समय के साथ विकास के स्तर में बदलाव का पालन करने और विभिन्न देशों के विकास स्तरों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्लियर दोस्तों। यह किस प्रकार का उपकरण दोस्तों, एक बार पुनः देख लीजिए। यह किस प्रकार का उपकरण है हमारा। स्कूली शिक्षा के वर्षों के अपेक्षित स्कूल जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय। यह सूचकांक समय के साथ विकास स्तर में बदलाव का पालन करने और विभिन्न देशों के विकास स्तरों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन उपयोग किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। क्लियर ना। यही उपयोग किया जाने वाला यही एक उपकरण है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हर एक प्रकार से आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से हर एक चीज़ को समझाया दोस्तों। और जो वीडियो, अगर आप ये वाला वीडियो नहीं देखें, इसके पहले वाला वीडियो, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उसमें मैं इसी सेट का, ये एक वायरल सेट मैं करा रहा था दोस्तों, ये एक वायरल क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा था दोस्तों, जिसकी 100% पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्या पता यही सेट भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, फिर आप यही सोचेंगे कि मैं इसको क्यों नहीं देखा दोस्तों। इसलिए समय को बर्बाद मत करिए, इसको देखिए, क्योंकि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको समय को बर्बाद करना है तो करिए समय को बर्बाद। समय भी कहेगा कि मैं भी आपको बर्बाद करूंगा, आपने मुझे बर्बाद किया तो मैं भी आपको बर्बाद करूंगा। इसलिए दोस्तों आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। और इसका जितना भी बहुविकल्पी प्रश्न होगा मैं उसी वीडियो में कराया दोस्तों, जो इसके पहले मैं कराया था, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों के लिए मैं 36 प्रश्न लेकर आऊँगा सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। जिसको अगर आप देखते हैं उस वीडियो को दोस्तों, तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।